आज का जो टॉपिक है वो है हमारे देश के राष्ट्रपति के ऊपर। हमारे देश के राष्ट्रपति से संबंधित बहुत सारे प्रश्न सभी तरह की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे आप जेएसएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, झारखंड फील्ड वर्कर, जेटेट, सीटेट, जिसमें भी आप तैयारी कर रहे हैं उसी में सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पूरे वीडियो को देखिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो जीके प्रैक्टिस सेट है उसमें हम लोग पहला सवाल देखेंगे कि भारत की जो राष्ट्रपति है, ठीक है ना, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से करना सर्वाधिक उचित है। ठीक है, ब्रिटेन के सम्राट से। ये सवाल देख सकते हैं, दूसरा नंबर बीपीएससी 2001 में पूछा गया था कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। अगला सवाल है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, किसमें निहित होती है? ये सवाल देख सकते हैं आप। ये सवाल पूछा गया था आपका यूपी पीसीएस 2015 में। यूपी पीसीएस 2015 में ये पूछा गया था कि संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, तो किसमें निहित होती है? तो ऑप्शन बी, राष्ट्रपति में। अगला सवाल है भारत का राष्ट्रपति क्या है। तो भारत का राष्ट्रपति जो है यह राज्य का प्रधान है। कौन है? राज्य का प्रधान। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक तो राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती है। तो देखिए, संघ की कार्यपालिका शक्तियां जो निहित होती है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के अनुसार देश की 3 सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है। तो देश की 3 सेनाओं का अध्यक्ष होता है आपका राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति होता है तो क्या होता है। तो भारत का राष्ट्रपति होता है आपका राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। देखिए, ये CAPF 2015 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। तो भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है आपका, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये आवश्यक नहीं है। इसमें देख सकते हैं वह जो आवश्यक योग्यता है वह है भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए, उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यता हो। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए, तो 35 वर्ष हो जाएगा। देखिए, ये RRB 2005, SSC 2011 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु जो होगी वो हो जाएगी, कोई आयु सीमा नहीं है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, कोई सीमा नहीं। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। तो राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु जो पद्धति अपनाई जाती है वो कौन सी पद्धति है। तो उसको कहते हैं आपका समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है। अगला, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय को। RRB 2006 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 50-50। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए
निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाती है? तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कोई लाभ का पद ग्रहण किए हो, ठीक है, ये जो है ये अयोग्यता मानी जाती है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव किया जाता है वो एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। तो ये चुनाव संचालित किया जाता है आपका निर्वाचन आयोग द्वारा। अगला है, भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले भेजे जाते हैं आपका उच्चतम न्यायालय के द्वारा। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 71 में। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 सप्ताह। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। यह आरआरबी 2005 में पूछा गया सवाल है। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 56। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये एसएससी 2013 में पूछा गया सवाल है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं, ये मैंने बता दिया है। 28 नंबर सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के चुनाव के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। ये कथन सही नहीं है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए संसद द्वारा हटाया जा सकता है। देखिए बीपीएससी 1994 और 95 में पूछा गया सवाल है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया जो है वो है संसद द्वारा महाभियोग। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई किसमें शुरू की जा सकती है? तो ये कार्रवाई शुरू की जा सकती है आपका ऑप्शन संसद के किसी भी सदन में। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, महाभियोग द्वारा हटेगा, महाभियोग द्वारा। ये आरआरबी 2005 में पूछा गया सवाल है। तो अगला सवाल है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जा सकता है वो है आपका संविधान के अतिक्रमण करने पर, संविधान के अतिक्रमण करने पर। अगला है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है, अमेरिका के संविधान से। भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा महाभियोग लगने पर, महाभियोग लगने पर। कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो देखिए कार्यकाल पूर्ण होने से पहले, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से संसद द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 14 दिन में।
चलिए आगे देखते हैं। सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य, 2/3 सदस्य यानी 2/3। चलिए, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि के समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, तो किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाभियोग द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व यानी पहले जो उसके कृत्यों की क्या संवैधानिकता होगी? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यह कृत्य विधिमान्य होंगे। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है, तो प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने को असंभव बना सकता है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 60 के तहत। अगला, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष। अगला सवाल है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? तो उनके कार्यभार को ग्रहण करता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला है, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहें तो वो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे? देखिए, एसएससी 2015 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति जो देता है वो देता है लोकसभा अध्यक्ष को। एक ही समय में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला सवाल है, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो इसका राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति। 50वां प्रश्न है कि जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 6 माह तक। देखिए, जेपीएससी 2013 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो ज्ञानी जेल सिंह। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? ठीक है, कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो देखिए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन भी उपराष्ट्रपति थे, वीवी गिर उपराष्ट्रपति थे, ज्ञानी जैल सिंह उपराष्ट्रपति पहले नहीं थे। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पहले क्या थे? ये पहले थे केंद्रीय गृह मंत्री। ठीक है, सेंट्रल होम मिनिस्टर। भारत के चौथे राष्ट्रपति थे, तो भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए, भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी थे। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे, तो सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीवी गिरी। चलिए, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का
अभी तक एकमात्र उदाहरण कौन सा है? भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का एकमात्र उदाहरण कौन सा है? तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नीलम संजीव रेड्डी। देखिए यूपी पीसीएस 2004 और आरआरबी 2006 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? देखिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये राष्ट्रपति रहे, डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भी राष्ट्रपति रहे, ज्ञानी जेल सिंह ये भी राष्ट्रपति रहे, सी राजगोपालचारी ये राष्ट्रपति नहीं रहे। चलिए स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। चलिए निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? लगातार 2 बार। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। देखिए ये जो सवाल मैंने अभी आपको बताया ये सवाल आपका एसएससी 2002 और बीपीएससी 2004 में पूछा गया सवाल है। आगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 57। देखिए CGPSC 2012 में यानी छत्तीसगढ़ PSC 2012 में पूछा गया था। अगला जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे एन संजीव रेड्डी यानी नीलम संजीव रेड्डी। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु के कार्यकाल पूरा करने से भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये आरआरबी ECRC 2005 में पूछा गया सवाल है। भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति। चलिए निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो नियुक्ति करता है वो करता है आपका भारत का महान्यायवादी को, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, एक राज्य का राज्यपाल को, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये देखिए यूपी पीसीएस 2002 में पूछा गया सवाल है, ये भी यूपी पीसीएस 1997 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो जिसकी नियुक्ति नहीं होती है वो है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, भारत का मुख्य न्यायाधीश ये नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं, सेना प्रमुख की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आरआरबी ASM CG 2004 और SSC 2010 में पूछा गया सवाल है। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ये नहीं है राज्यपाल। ये आरआरबी ASM CG 2005 में दोनों में पूछा गया सवाल है। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? यानी राष्ट्रपति किसे नियुक्त नहीं करता है? तो योजना आयोग को, वित्त आयोग को नियुक्त करता है, राजकीय भाषा उद्योग आयोग को और संघ लोक सेवा आयोग को करता है, लेकिन योजना आयोग को नियुक्त नहीं करता है। चलिए आगे देखते हैं। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो वित्त बिल के लिए स्वीकृति आवश्यक है आपका भारत के राष्ट्रपति की। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो उसका राइट आंसर है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो 14 सदस्यों को। देखिए SSC 2013 में पूछा गया सवाल है। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्या करे? तो भारत के राष्ट्रपति को न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने का अधिकार प्राप्त
नहीं है। बाद बाकी क्षमा प्रदान कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं, आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ये बीपीएससी 1996 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये 73 क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए कैसा होगा एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसमें अभी और सवाल बाकी है, टोटल 148 सवाल है लूसेंट जी के बुक से, जो बहुत ही अच्छी बुक है। मैं अगले पार्ट में कराऊंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगला सवाल है कि किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है। देखिए ये सवाल यूपी पीसीएस 2004 में और 2012 में पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राष्ट्रपति को। चलिए नेक्स्ट सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 143। अगला सवाल, संसद का अधिवेशन बुलाने का काम है। संसद का अधिवेशन कौन बुलाता है। तो देखिए संसद का अधिवेशन बुलाता है आपका राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है। तो देखिए राष्ट्रपति को सहाय एवं मंत्रणा जो देता है वो संघीय मंत्रिपरिषद देता है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी। तो भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी। तो देखिए अभी तक इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, कभी नहीं की। चलिए, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रपति करता है। आज के वीडियो में आपको राष्ट्रपति पर आधारित सारी सवालों को हल किया जाएगा। जितने भी सवाल पूछे जाते हैं सारे सवालों का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। अगला सवाल है कि भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में जिसने कार्य किया उसका नाम आपको पूछा गया है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह, एसएससी 2013 में पूछा गया सवाल है ये। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है। इसमें से कौन राष्ट्रपति का काम नहीं है ये पूछा गया। तो देखिए राष्ट्रपति का काम किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना ये नहीं है। ये आरआरबी एएसएम सीजी 2004 में पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के द्वारा। ये आरआरबी सीएम 2004 में पूछा गया सवाल है। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। तो राष्ट्रपति जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धन विधेयक को। यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा निलंबनकारी वीटो का। राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संघ व समवर्ती सूची। संघ व समवर्ती सूची। अगला है, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्य सूची। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं करता है तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जब दोनों सत्र में हो। जब दोनों सत्र में हो। जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे क्या कर सकता है, तो उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों, यानी प्रतिवर्ष और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है।
तो देखिए राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 124 के अंतर्गत करता है। चलिए अगला सवाल, किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल राष्ट्रपति को। अगला है, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? तो भारत के राष्ट्रपति को जो अधिकार प्राप्त नहीं है वो कौन सा अधिकार है? तो उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारों को हस्तगत करने का। किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। यानी एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देना, एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया जाना, और एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्रवाई न करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। चलिए अगला सवाल, किसी संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किसी भी संस्तुति की जरूरत नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 74। युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। देखिए आरआरबी टीसी 2005 में पूछा गया सवाल है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको या किनको संसद के पटल पर रखवाएं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। ये देखिए आईएएस 2012 में पूछा गया सवाल है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जाती है? लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जाती है? तो लोकसभा जो है भंग की जाती है आपका प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। अगला सवाल है, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। अगला है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो ऑप्शन 20, 6 सप्ताह तक। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है? तो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। मृत्यु दंड में, सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड में, ऐसे मामलों में दिए गए दंड पर जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हों। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास जो वीटो शक्ति है वो है आपका पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध, पॉकेट निषेध, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। आईएएस 1991 में पूछा गया सवाल है। चलिए, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वो क्या था? तो वो था आपका भारतीय डाकघर अनुसंशोधन अधिनियम। यह आईएएस 1993 में पूछा गया सवाल है। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एंग्लो इंडियन। ये आईएएस 1985 और 88 में पूछा गया सवाल है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यूपीपीसीएस 1992 में पूछा गया सवाल है। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार करने के लिए लौटाता है
तो लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है। तो राष्ट्रपति विधेयक को क्या करता है? तो राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति देगा। यह IAS 1982-87 में पूछा गया सवाल है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो देखिए, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्ति की जाती है वो की जाती है आपका वित्त आयोग का अध्यक्ष और संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। ठीक है, यानी ऑप्शन सी केवल 1 और 3 की। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यों की विधानसभाएं। ये IAS 1996 में पूछा गया सवाल है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है कि आवश्यक नहीं है पूछा गया है। इसमें जो आंसर है ये UPPCS 1992 में पूछा गया, यानी पढ़ा लिखा हो। इसमें है पढ़ा लिखा हो। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता है, तो इसका हो जाएगा वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। तो IAS 1993 में पूछा गया सवाल है। भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कि राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित तभी कर सकता है जब संसद सत्र में हो और राष्ट्र को आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्य लोकसभा में नाम निर्देशित करने की शक्ति है राष्ट्रपति को, यानी 2 और 4 हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। ये CDS 2016 में पूछा गया सवाल है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो देखिए, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है आपका कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है किसके द्वारा? तो निर्वाचित सांसदों एवं विधानसभा सदस्यों द्वारा। देखिए, दोनों प्रश्न UPPCS 1997 में पूछा गया सवाल है और ये IAS 1982-85 में पूछा गया सवाल है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा में चुने गए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य और राज्य विधानसभा के चुने गए सदस्य, यानी ऑप्शन सी 1, 2, 3। ये UPPCS 1993 में पूछा गया सवाल है। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय की। देखिए, IAS 1992 में पूछा गया, 1982 में पूछा गया सवाल है। चलिए, भारत के राष्ट्रपति का प्रति माह वेतन कितना है? तो भारत के राष्ट्रपति का प्रति माह वेतन ये SSC 2017 में पूछा गया सवाल है। तो ये 2017 में पूछा गया सवाल है, तो 2017 के अनुसार जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 1.5 लाख रुपए, और अभी जो है वो इससे ज़्यादा है। क्या है तो बताता हूँ मैं। अभी 5 लाख प्रति माह राष्ट्रपति को वेतन मिलता है। चलिए, अगला सवाल, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपए जमा करना पड़ता है? तो इसका राइट आंसर 15,000 रुपये दिया हुआ है। चलिए, राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपया प्रतिवर्ष मिलता है? भारत के राष्ट्रपति को 30 लाख रुपए प्रतिवर्ष पेंशन मिलता है, इसे याद रखिएगा। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है अभिन्न अंग है आपका संसद का। SSC 2014 में पूछा गया सवाल है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। ये BPSC 2008 में पूछा गया सवाल था है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो इसका आंसर होगा जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है। ये BPSC 2008 में पूछा गया सवाल है। अगला है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है?
तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। ये बीपीएससी 2008 में पूछा गया था। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो इसका राइट आंसर होगा ज्ञानी जेल सिंह। ये IAS 2009 में पूछा गया सवाल है। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए 2 अवधि के लिए भारत के जो राष्ट्रपति थे वो थे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 35 वर्ष की आयु से ऊपर का कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के पात्र है। भारत का राष्ट्रपति एक से अधिक अवधि के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र है। कोई व्यक्ति अधिलाभ का पद धारण करता है तो वह भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन का पात्र नहीं है। तो 1, 2, 3 सही हो जाएगा। NDA 2016 में पूछा गया सवाल है। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? तो देखिए लाभ के पद का निर्णय करता है संघीय संसद। 130 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। UPPCS 2006 में पूछा गया सवाल है। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, तो भारत का राष्ट्रपति जो है ये चुना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। यानी SSC 2007 में पूछा गया सवाल है। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म संभाव कहता रहा? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर S राधाकृष्णन। ये भी SSC 2006 में पूछा गया सवाल है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष है राष्ट्रपति। चलिए, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, तो ऑप्शन सी संविधान सभा द्वारा। ये SSC 2007 में पूछा गया, ये SSC 2008 में। चलिए अगला सवाल आप देख सकते हैं कि यदि उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो वे अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे, संबोधित करके लिखेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति को। ये RRB 2009 में पूछा गया था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो थे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये RRB 2009 में पूछा गया था। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है? न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रपति अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ क्या है? तो इसका निहितार्थ है आपका निर्वाचित संसद सदस्यों और राज्य के विधानसभा सदस्यों के मतों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, ये NDA 2013 में पूछा गया सवाल है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसको है? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के दोनों सदनों को लगाने का अधिकार है। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो ऑप्शन सी 12। संविधान के अनुसार निम्नांकित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो ऑप्शन सी संसद के सदनों को संदेश भेजना। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं तो कौन भाग लेते हैं? तो ऑप्शन डी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकता है, तो ये जो हो जाएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है, तो कौन सक्षम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राष्ट्रपति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति रहे थे वे रहे थे आपका 12 वर्ष तक। BPSC 2017 में पूछा गया सवाल है। इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी विधान परिषद। अगला है, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से जिस क्रम में सेवा की उसमें निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है?
तो NS रेड्डी, एक मिनट, NS रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह, आर वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो दोस्तों आज का ये 148 प्रश्न आपको कैसा लगा? ये पूरा राष्ट्रपति पर आधारित प्रश्न था। कल का टॉपिक रहेगा उपराष्ट्रपति पर। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।